फ्रांस की क्रांति के कारण। तो देखिए, कोई भी क्रांति हो बिना किसी कारण के नहीं होती। अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है फिर भी उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई कहे बिना वजह के गुस्सा, हो सकता है उसका स्वभाव ही वही हो गुस्सा करने वाला। तो इस प्रकार कोई भी क्रांति हो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन कुछ नहीं होता। तो पहले बात करते हैं फ्रांस की कि फ्रांस में है क्या। तो जबकि ये बात हो रही है फ्रांस के क्रांति की, राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। कौन सी सन की बात है? 1789। और वहां पे किसका राज था फ्रांस में? लुई वंश का। तो लुई वंश का जो लुई 14वां शासक था, बहुत उदार शासक था। कैसा था? बहुत उदार शासक। उदार मतलब उदार अच्छा शासक जिसको आप कह सकते हो, दयावान। लेकिन लुई 15वां जो हुआ वो अयोग्य राजा था। उसके अंदर राजा होने की कोई योग्यता ही नहीं थी। उसके अंदर राजा होने की कोई योग्यता ही नहीं थी। तो जो योग्य नहीं होगा उसका शासन कहां ठीक चलेगा। फिर हुआ लुई 16वां। ये एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश ना हो। निरंकुश, कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी करे। चाहे जनता पर अत्याचार करे, चाहे जो करे, उसको किसी का ख्याल नहीं, सिर्फ अपना ख्याल, अपनी मस्ती में मस्त रहो। जनता भूखे मर जाए कोई मतलब नहीं है उसे, सिर्फ अपने आप से मतलब है, बस अपने भोग विलास से। तो सबसे पहले बात आती है क्रांति में। देखिए, क्रांति के कारण क्या होते हैं। चाहे कोई भी क्रांति हो, उसके राजनीतिक कारण होंगे, आर्थिक कारण होंगे, सामाजिक कारण होंगे, धार्मिक कारण होंगे और तात्कालिक कारण होंगे। राजनीतिक मतलब जो राजा की तरफ से कमी रह गई, सामाजिक मतलब जो समाज में भेदभाव है, धार्मिक मतलब जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए, और सबसे बड़ी बात आर्थिक। पैसा सबसे मेन होता है। और किसी के पास जब खाने के लिए रोटी ना हो तो इंसान हर वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है जो कभी वो सोचा ना हो। और तात्कालिक परिस्थितियों का वो मतलब होता है, तात्कालिक मतलब इस समय लोग किस दौर से गुजर रहे हैं उसकी बात होती है। जैसे इसमें भुखमरी हो, राजा जनता पे अत्याचार कर रहा हो, तात्कालिक समय की बातें, वर्तमान जिसको कहते हैं। और ऐसा ना लिख के आप राजनीतिक सामाजिक ये सब हेडिंग ना डाल के ऐसे भी लिख सकते हो। पहले हेडिंग डाल दो कि राजा। अब राजा ने क्या क्या किया उस कारण को आप बता दीजिए। फिर राजा की शादी के बारे में बता दो, जो उसने शादी किया थे मेरी एंतो एनस से। फिर तीसरा कारण आप लिख दो पादरी। भाई पादरियों ने क्या क्या अत्याचार किए। उसके बाद आप सामंत लिख दो। हाँ, सामंत से याद आया, सामंत जानते हो? नहीं, सामंत समान से सामंत। सामंत मतलब छोटे राजा। हाँ, जैसे भारत पर एक राजा का राज हो तो हर राज्य के लिए भी वो छोटे छोटे राजा रखता है। वो राज्य वाले जिलों में राजा रखते हैं, जिले वाले परगनों में, गांवों में छोटे छोटे जमींदार को राजा रखते हैं। जैसे अपने प्रतापगढ़ जिले में बीरापुर के राजा थे, रानीगंज में राजा थे, और प्रतापगढ़ जिला ऐसा एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा राजा थे। इतने छोटे छोटे राजा की जनता को इतना चूस लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। अब मोटे तौर पे मान लीजिए राजा हो गया, उसके कई सामंत हो गए, वो भी अपने लिए छोटे छोटे राजा सब बना के रखे हैं, और ये भी अपने लिए छोटे छोटे बना के रखे हैं। अब इसमें के भी जो हैं वो भी छोटे छोटे गांव में दो चार जमींदार को दे दिए कि आप देखना। भाई वो कहां कहां पहुंचेंगे, उनको भोग विलास से फुर्सत है ही नहीं है। तो राजा ने कहा 10 रुपए कर है जनता के ऊपर, 10 रुपए लगा दिया, वसूल के पहुंचाओ यहां तक। क्या है 10 रुपए वसूलेगा, वो कहां से ऐश करेगा। उसने नीचे बोल दिया 20 रुपए वसूल कर लाओ जनता से, राजा का हुक्म है।
तो अब ये क्या करे, वसूलने थोड़ी जाएगा, बोलेगा चलो 30 रुपए वसूल के लाओ आप लोग। अब ये इनको भी तो चाहिए, ये लोग क्या करेंगे, 50 वसूल लेंगे। जनता से कर क्या वसूले, 50, 30 यहाँ पहुंचाए, इसमें से यहाँ पहुंचाए, राजा तक 10 पहुंचा, राजा ने तो यही लगाया, लेकिन ये लोग क्या किए, 50। तो जनता पर अत्याचार क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि राजा जब कोई भी कर लगाएगा तो जिससे वो सुलवाएगा वो भी तो कमाएगा, तो इसलिए जनता की स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई राजतंत्र में। लेकिन आज जो भी टैक्स लगता क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास। अभी आप कहीं किसी से कर्ज वसूलने जाओ किसी के लिए, तो पेट्रोल डीजल का पैसा लोगे ना, अपने दिन भर का पैसा मजदूरी लोगे कि फ्री में वसूलोगे। तो वही हाल पहले भी था, राजा ने काम तो इतना ही लगाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका 5 गुना वसूला जा रहा है, इसलिए गरीबी बहुत ज्यादा बद से बदतर थी। तो अब हम आते हैं किस पे, सामंत समझ गए ना आप लोग, तो सर सामंत बता रहे हैं ना आप। तो जैसे हेडिंग बन गई, राजनीतिक कारण, पहली हेडिंग आप बना दो राजनीतिक कारण, या आप राजा भी लिख सकते हो। तो राजनीतिक कारण में फ्रांस में लुई 16वां का शासनकाल था, लुई 16वां का शासनकाल था। वह एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक, निरंकुश शासक था। वह हमेशा भोग विलास में लगा रहता था। जब उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनस से शादी किया, उसने बहुत ज्यादा धन खर्च किया, बहुत ज्यादा धन खर्च किया, जिससे राजकोष क्या हो गया, खाली हो गया। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया। तो उस राजकोष को फिर से भरने के लिए जनता पर एक और कर लगा दिया, बिना किसी से पूछे। इससे जनता में आक्रोश की भावना का उदय हुआ और इस कारण ने भी फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। क्योंकि क्रांति का कारण पूछ रहा क्यों हुआ, तो ऐसा राजा ने किया, इसलिए भी जनता भड़क गई। अब दूसरा, इसमें तो पता नहीं चाहिए ये निरंकुश राजधन अयोग्य राजा मैरी एंटोइनेट ये राजनीतिक में इतना दे दिया। हम पूरी कहानी बता रहे हैं ना आप लोगों को शार्ट में, और ऐसा कि समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो सामाजिक कारण जो है, सामाजिक मतलब समाज। तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। कितने, तीन हो गए। कुलीन, पादरी और तृतीय एस्टेट के लोग। तृतीय एस्टेट मतलब जिसमें सामान्य वर्ग जैसे वकील, अध्यापक, मजदूर, व्यापारी, ये सब आते थे। और पादरी मतलब जो चर्च के प्रमुख, जिसको हम अपने गांव की भाषा में पंडित कहते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, वो क्या हो गए, पादरी। और कुलीन जो राजा के सगे संबंधी। हाँ, तो सामाजिक आधार पर भी इनमें भेदभाव होता था। सामाजिक आधार पर क्या भेदभाव होता था कि पादरी और कुलीन को सबसे ज्यादा उच्च माना जाता था, और उच्च होने के नाते समाज में इनको ज्यादा बढ़िया स्थान प्राप्त था। समाज में इनको ज्यादा बढ़िया स्थान प्राप्त था। और कर जो है वो केवल तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। इस प्रकार सामाजिक भेदभाव हुआ ना, ऊंचे वाले से कोई कर नहीं लिया गया, निम्न वाले से पूरा कर उन्हीं से वसूला गया। तो ये तो हो गया सामाजिक। आर्थिक कारण, जब लुई 16वें ने मेरी एंटोइनस से शादी किया तो उसने दोनों हाथों से खूब धन लुटाया और अपने उस खर्च को पूरा करने के लिए जनता पर अतिरिक्त कर लगाया। और कर लगाने के बाद जनता से 2 प्रकार के कर अलग से वसूलते थे। पहला टाइल, दूसरा टाइल। टाइल नामक कर जो था ये राज्य वसूलती थी, यानी राजा। इसको प्रत्यक्ष कर, अपनी भाषा में इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और टाइथ का मतलब होता है धार्मिक कर। उनसे धार्मिक कर भी वसूला जाता था। इस प्रकार जनता, क्वेश्चन आंसर जैसे लिखोगे, इस प्रकार जनता आर्थिक बोझ से भी काफी दब चुकी थी
और इस परिस्थिति ने भी क्रांति को जन्म दिया, या यह परिस्थिति भी क्रांति का कारण बनी। वो भी समझा देंगे जो है। तो अब इसको याद कैसे रखोगे? टाइल और टाइथ में अंतर। टाइल जो आप लोग घर में लगवाते हो, टाइल्स ना, वो कैसे खरीदते हो? पैसे से, यानी प्रत्यक्ष। तो याद रखो, टाइल जो है वो पैसा जो हम राजा को देंगे, और टाइथ जो हम धर्म के नाम पे चर्च को देंगे। धार्मिक कारण, फ्रांस में ईसाई धर्म था, और फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा था। समाज 3 वर्गों में बटा था, और 2 वर्ग, पादरी और कुलोइन, ये दोनों किसी भी प्रकार का कर राजा को नहीं देते थे। इनको कर से छूट थी, और आम जनता को धर्म को मानने के लिए भी कर देना पड़ता था। यानी राजा को कर चुकाते थे, लेकिन धर्म के लिए भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी। धर्म के लिए भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी। इसलिए जनता दोहरे कर के बोझ से दब गई थी, और जनता धर्म के ठेकेदारों द्वारा वसूले जाने वाले कर से परेशान होकर क्रांति के लिए उठ खड़ी हुई। तात्कालिक मतलब सर वही बौद्धिक। तात्कालीन कारण, देखिए तत्काल का मतलब होता है तुरंत। ये सब तुरंत। तात्कालीन यानी तत्काल, इसका मतलब होता है तुरंत। तुरंत मतलब उस समय की वर्तमान परिस्थितियां। देखिए, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ रही थी। यस सर। फ्रांस की जनसंख्या बढ़ रही थी, और उसी समय अकाल पड़ा था, सूखा, अनाज ज्यादा हो नहीं पाया। चूंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ जमीन का विस्तार तो होता नहीं, जमीन उतनी ही रहती है। तो जनता जब भूख के कारण बिलख रही थी, उस समय राजा अपनी अयासी में मस्त था। राजा अपनी, आप कह सकते हो कि विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय, जिस समय जनता रोटी के लिए मर रही थी। और जब फ्रांस की जनता ने गुहार लगाई रानी से कि हम भूखे हैं, हमें रोटी दो, उन्होंने क्या कहा? रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। ब्रेड मतलब रोटी। लेकिन ऑस्ट्रिया की राजकुमारी ज्यादा पढ़ी लिखी, उन्हें यही नहीं पता था कि रोटी की जरूरत क्या होती है, भूख क्या होती है। तो जनता को क्रोध आया, और इसके साथ ही साथ क्रांति के लिए एक कारण और था। बौद्धिक कारण, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, है ना। यस सर, यस। बौद्धिक कारण क्या होता है? जैसे पुराने समय में होता था कि राजा हमारा भगवान होता है। राजा क्या होता है? हमारा भगवान होता है। वो हमें जैसे भी रखे, हमें उस स्थिति को मंजूर करना चाहिए। हमें उस स्थिति को मंजूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भगवान है। वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि लोगों के पास उतना विवेक नहीं था। लेकिन अब दौर बदल चुका था। तृतीय स्टेट यानी मध्यम वर्ग के लोग भी कुछ न कुछ पढ़ लिख चुके थे, तो उन पर कुछ विचारकों के विचारों का प्रभाव पड़ा, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं रूसो और मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। तो रूसो ने क्या कहा? रूसो ने तो सीधा ही सीधा मना कर दिया। इसने कहा कि हम सभी स्वतंत्र पैदा होते हैं, फिर भी बंधनों में क्या होते हैं? जकड़े रहते हैं। इसने राजा के दैवीय सिद्धांत को ही नकार दिया कि राजा कोई देवता नहीं होता। अगर वो देवता होता तो मरता नहीं? मरता। अगर देवता होता तो हम इंसानों की तरह कैसे रहता हो?
इसका मतलब राजा में कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है और उसे हम पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से क्या होता है, स्वतंत्र होता है और उसे जीने और अपनी रोजी रोटी के लिए अधिकार होता है। तो इन विचारकों को सुनने के बाद लोगों के मन में विचार आया कि सच में हमारा राजा या हमारा भगवान होता तो हम पर इतना अत्याचार ना करता। और उसके बाद लिखने के लिए कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए ये सभी कारण उत्तरदायी थे। ठीक, समझ में आया? मांटेस्क्यू नहीं जाएगा।